मॉर्निंग राहगीरों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दो राहगीर। सुबह के 4:30 बजे उज्जैन की ठंडी हवा। अब यहाँ से निकलते हुए 9 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा जी के बीच एक ओम शेप्ड आइलैंड और बीच में हम शिव जी के बुलावे पर। आज का एपिसोड सिंपल नहीं, एक डिवाइन एनर्जी का झटका है। सो वेलकम टू ओमकारेश्वर। कुसुम कुंज में जहाँ हम रुके थे वहाँ पे हमें वहाँ के ओनर्स ने हमें बड़ी हेल्प करी। दे प्रोवाइडेड अस विथ अ 16 एम्पियर सॉकेट, जिससे हमने अपनी गाड़ी को स्लो चार्जिंग किया। कल हम पूरा दिन वहीं रुके थे, तो हम वहाँ पर 57% बैटरी के साथ पहुँचे थे एंड इट टुक अस अबाउट 18-19 आवर्स फॉर द कार टू कम्प्लीटली चार्ज टू 100%। और हम वहाँ से निकले हैं 100% बैटरी के साथ। अभी हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं और वहाँ का डिस्टेंस हमें 144 किलोमीटर बता रहा है, जिसके लिए हमें चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जब हम वहाँ से निकल रहे होंगे कृष्णेश्वर टेम्पल के लिए, तो हम फिर उस रास्ते में विल ट्राई टू लुक फॉर एन ईवी चार्जिंग ऑप्शन, क्योंकि उससे पहले आई थिंक हमें कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं ईवी चार्जिंग की। तो इन टोटल अभी तक हम नोएडा से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो हमने 755 किलोमीटर अभी तक ट्रैवल कर लिया है, जिसमें परसों हम जब पहुँचे थे 56% बैटरी के साथ, हमने वो 100% चार्जिंग स्लो चार्जिंग में करी। और उससे पहले हमने 2 चार्जिंग स्टॉप्स लिए थे। एक BPCL का चार्जर था, जिसमें हमने 26% से 82% कल फर्स्ट चार्जिंग स्टॉप हमने लिया था नियर अबाउट 8 AM। दैट वाज चार्जिंग अ लिटिल स्लो। उसके बाद हमने सेकंड स्टॉप, वो हमारा बहुत कट टू कट हो गया था, बिकॉज पूरे स्ट्रेच में हमने ये ऑब्जर्व किया कि चार्जर्स तो इंस्टॉल्ड हैं बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे। आई मीन मोस्टली हर पेट्रोल पंप पे ही मुझे चार्जिंग ऑप्शंस दिख रहे थे। बट हम जहाँ भी गए, जैसे हमने IOCL के 2 चार्जर्स ट्राई किए, उनमें कोई इशू दिखा नहीं रहा था। बट व्हेन वी कनेक्टेड आवर व्हीकल, वो चार्ज स्टार्ट ही नहीं हुआ। हमने वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी दिखाया, बट इवन देन देयर वर नथिंग दैट दे डिड और दे कुड डू। तो वो हमारा 2-3 बार हमारे लगभग आधे घंटे 45 मिनट बेकार चले गए, जस्ट टू फाइंड आउट चार्जिंग ऑप्शंस। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे थे ईवी चार्जिंग से रिलेटेड ईवी ओनर्स के, उन्होंने ये चीज़ दिखाई थी कि कभी अगर कोई चार्जर स्टेशन काम नहीं कर रहा है तो आप उसको रीसेट करते हैं, देन इट स्टार्ट्स वर्किंग। बट हमने वो ऑप्शन भी ट्राई किया। मैक्सिमम स्टेशन पे हमने वो चीज़ ट्राई करवाई वहाँ के एम्प्लॉयज से कि उसको रीसेट करके देन कनेक्ट हो जाए चार्जर, बट ऐसा हुआ नहीं। हमने जिस हिसाब से रिसर्च करी थी, हमें ये दिखा था कि मतलब वहाँ पर चार्जिंग ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, बट कौन कौन से कंपनी के चार्जर्स अवेलेबल हैं वो हमारे पास उतनी क्लैरिटी नहीं थी। बट इस बार जब हम गए तो हमें ये दिखा कि वहाँ पर बीच बीच में कहीं पर वोल्टिक के चार्जर्स अवेलेबल हैं, जो कि सरप्राइजिंगली, मतलब नाम नहीं सुना था मैंने इससे पहले, बट वो काम कर रहे थे। और हमारा जो सेकंड स्टॉप था वो हमने एक्सप्रेस वे पे ही लिया था, और वहाँ पर हमें वोल्टिक के चार्जर मिला था, जिसमें ऑलरेडी एक BS6 चार्ज हो रही थी, और हमने वहाँ पर चार्ज किया एंड इट वाज प्रीटी फास्ट। लगभग 50 किलोवाट आवर के ऊपर ही हमें चार्जिंग स्पीड मिल रही थी। बट अगेन आई लाइक टू ऐड अप, वहाँ पर जब हम चार्ज कर रहे थे, बिकॉज BS6 ऑलरेडी किसी ने लगाई हुई थी, तो उस टाइम पे हमारा चार्जर कनेक्ट नहीं हुआ और हमको इशू भी नहीं दिखा रहा था, पावर ही नहीं आ रही थी हमारे वाले चार्जर में।
जब उसका चार्ज कंप्लीट हो गया देन इमीडिएटली वो चार्जिंग गन कनेक्ट हो गई। तो कभी अगर ऐसा आपके साथ होता है कि आपका चार्जर कनेक्ट नहीं हो रहा है और कोई और व्हीकल वहाँ लगा हुआ है और अगर उसकी चार्जिंग कंप्लीट होने वाली है तो इट्स बेटर टू वेट इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर एल्स। जैसे चार्जिंग खत्म होती है यू कैन यूज योर चार्जर, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आपको दिखा रहा है कि चार्जिंग नहीं हो रही है तो आप सोचते हैं कहीं और ऑप्शन देखते हैं, बट अगर वो सेकंड कार जाने ही वाली है देन इट्स बेटर थोड़ा वेट करके आप वहाँ पर ही यूज़ करें, इट विल कनेक्ट। या हमारा भी बेसिकली ट्रिकी सिचुएशन ही था, उसमें हम लगभग 6% बैटरी के साथ पहुंचे थे वहाँ, जो कि नहीं करना चाहिए था। बट क्योंकि वो स्ट्रेच में इतने दूर दूर चार्जर्स हैं कि आप अगर आप के प्लान में कोई एक चार्जर है तो उसके बाद जो अगला चार्जर होगा या तो दूसरी साइड होगा या फिर वो आगे 20 से 25 या फिर 30-40 किलोमीटर बाद ही होगा। सो मैक्सिमम ऑप्शन डिटूर के दिखा रहा था कि मतलब जी। आपको आपका रोड छोड़ के कहीं इंटरनल जाना पड़ेगा, इंटरनली चार्ज करके देन वापस आपको आपके ऑन रूट आना पड़ेगा, सो व्हिच इज अ वेरी ट्रिकी थिंग टू डू एवरी टाइम जब आपको कहीं चार्ज करना है। तो वो चीज़ थी, बट स्टिल वी फिगर आउट कि चार्जर्स तो हैं बट उनका अभी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, वो अच्छे से भी काम नहीं कर रहे हैं। सारे चार्जर्स काम नहीं कर रहे हैं, बट जो भी है अभी फिलहाल तो हमारा ट्रिप स्टार्ट ही हुआ है एक तरीके से अगर देखा जाए, ऑल्दो इट इज 750 किलोमीटर्स लॉन्ग बट स्टिल। एंड अभी ये पता चल गया कि वी कैन नॉट गो कट टू कट, एज इन हम बिल्कुल ही मतलब ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते कि 400 किलोमीटर की रेंज तो चल ही जाती है तो 400 किलोमीटर के पहले ही हम ढूंढेंगे। आई थिंक यहाँ भी हमें चार्जिंग ऑप्शंस दिख रहा है, एंड दैट टू फास्ट चार्जर, बिकॉज हम जब पहले स्टॉप में BPCL वाले चार्जर में रुके थे, इट टुक नियर अबाउट 2 hours टू चार्ज क्लोज टू लाइक 60%, विच वॉज अ लॉट, और जबकि वो 60 किलोवाट की स्पीड दिखा रहा था वो, सो दैट वाज अ लिटिल सरप्राइजिंग। बट देन अब वो एक्सपीरियंस बिल्ट अप हो गया है इसका, तो अब मोस्टली हम यही करेंगे कि जहाँ पे भी हमें चार्जिंग ऑप्शंस अवेलेबल दिख रहे हैं, इवन अगर परसेंटेज हाई भी है तो जी, भी अगर आपको बिल्कुल। लग रहा है कि आप 80 पर भी आ गए हैं तो चार्ज करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा ना करें। 80 भी मान लीजिए 60 तक भी अगर आप ले आते हैं, 60 के बाद देन जस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस जहाँ पे आप हर 2 आवर पे आपका बैटरी एटलीस्ट 15% तो चार्ज कर रहे हैं, इतना 15-20 मिनट्स एटलीस्ट आप चार्ज कर रहे हैं, ताकि फास्ट चार्जर होगा तो इट विल एड अप टू नाइस परसेंटेज। अभी ये थ्योरी में है, जैसे प्रैक्टिकल होता है अगर वो इतना फिजिबल अगर इस तरीके से हुआ, जो कि लगता नहीं है बैटरी लाइफ के लिए होगा, बट स्टिल विल सी किस तरीके से अब हम इसे प्लान करते हैं, बिकॉज गोइंग कट टू कट इज़ नॉट एन ऑप्शन हियर, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत लंबा स्ट्रेच था और उसमें अगर आपकी गाड़ी में चार्जिंग खत्म हो गई है तो बहुत दूर तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और बाई चांस अगर आपके चार्जर्स काम नहीं कर रहे हैं किसी कोई भी जो आपने प्लान किए हुए हैं, तो इट्स गोइंग टू गेट अ लिटिल रिस्की एट दैट पॉइंट। सो जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी चार्जिंग स्टॉप छोड़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 20-25% बैटरी बची रहे, सो दैट यू हैव चार्जिंग लेफ्ट टू गो टू सम अदर चार्जिंग ऑप्शंस। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट, अदरवाइज हमारा जो भी एक्सपीरियंस अभी तक जैसा रहा है, although a little tricky, but fortunately we did not face any major issues. So we'll see. It's a long trip, and hopefully we'll try to cover whatever we figured out, and we'll let you know as well कि charging options से related जो भी चीज़ें होंगी। बाकी आप enjoy करें हमारी जर्नी। Crossing a
से रेंज अब ज़्यादा है, जबकि हम ऑलमोस्ट 119 किलोमीटर चल चुके हैं। हम अभी पहुंचने वाले हैं 8:10 पर। अभी बज रहे हैं 7:30। 46 मिनट्स स्टिल अभी टाइम है ना पहुंचने में। 29 किलोमीटर्स येट टू रीच। बट अगर आप देखें ये रेंज बड़ी है बिकॉज ये अभी भी L3 पे चल रही है। L3 यानी कि रीजन लेवल 3। एलिवेट करना चाहेंगे कुछ रेंज में? अभी हमारा रेंज 77% दिखा रहा है। हमने स्टार्ट किया था 100% पे। हमारा रेंज अभी इसमें 424। मैंने इसमें L3 अभी लगाया है क्योंकि इस पर्टिकुलर रूट में बहुत ज़्यादा डाउनहिल था, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए मैंने इसे L3 पे लगा दिया। और उसकी वजह से मतलब रेंज पिछले 55 किलोमीटर जब से हमने डाउनहिल्स जर्नी स्टार्ट करी है, रेंज गिरा नहीं है बल्कि इंक्रीज हुआ है। तो हमने जब 55 किलोमीटर्स बाकी था और हमने ओमकारेश्वर के लिए टर्न लिया, वहाँ से हमारा रेंज 400 किलोमीटर्स का दिखा रहा था। और अगर आप अभी देखेंगे तो ये 425 के अप्रॉक्सीमेटली हो गया है, जबकि हमने 27 किलोमीटर्स हम आगे चल चुके हैं। सो दिस इज बिकॉज गाड़ी का रीजनरेशन लेवल 3 है और वो रीजनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। और ये इस डाउन हिल में तो काफ़ी फायदेमंद दिख रहा है। बट अब जाते समय क्या ये बहुत ही जल्दी रेंज कम होगी इसकी, ये क्या होगा वो तो उसी समय पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए जाते टाइम पे तो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद दिख रहा है, बिकॉज अभी भी हमारे पास रेंज 424 किलोमीटर्स की है, जबकि हमने 121 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया। तो अगर सिंपली हम इन्हें ऐड कर दें तो हमारा 540 का रेंज है। रेंज निकल के आता है फिलहाल तो, बट लेट्स सी अगर हम पहुंचते हैं कितने। 27 किलोमीटर अभी बाकी है और होपफुली हमारा 400 का रेंज रह जाएगा। और उसके बाद हम पहुंचने के बाद अपडेट करते हैं कि हमारा फाइनल रेंज क्या दिख रहा है, कितने परसेंटेज बैटरी हमारी बची होगी। और डिस्टेंस तो आपको 150 किलोमीटर्स रहेगा उज्जैन से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ओमकारेश्वर मंदिर की पार्किंग तक। सो या लेट्स सी। इसमें जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले एनुअल टोल पास का बताया था, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देती हूँ। एनुअल टोल पास आप राजमार्ग यात्रा ऐप होता है और NHAI की वेबसाइट, दोनों में से किसी भी जगह से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये आपके फास्टैग पे ही एक्टिवेट होता है और फास्टैग जो आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से अटैच रहता है वो, अगर आपने चेसिस से कर रखा है फास्टैग, उस पर ही एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो जब आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो आपको वो एक पास एक्टिवेट करने का ऑप्शन आता है। आप रिचार्ज करते हैं 3000 रुपीज़ का, वो ऑटोमेटिकली आपके फास्टैग से अटैच हो जाता है। तो जब भी आप किसी नेशनल हाईवे जो कि एलिजिबल है उस पास के लिए वहाँ से क्रॉस करते हैं तो वो एक ट्रिप काउंट होती है और वो आपके 200 की ट्रिप में से डिडक्ट हो जाता है। और आपके पास 200 ट्रिप्स होती है इन अ ईयर, जो भी आप पहले क्रॉस कर लेते हैं। एक साल अगर आपका हो जाता है तो वो एक्सपायर हो जाएगा, या अगर आपने 200 ट्रिप्स कर ली हैं, 200 ट्रिप्स एज इन 1 ट्रिप इज, अगर आप एक टोल क्रॉसिंग से निकल रहे हैं दैट इज 1 ट्रिप। तो वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका 200 ट्रिप्स अगर कर लेते हैं तो पास आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग। ट्रिप्स का है कि आपको नेशनल हाईवे पे जो एलिजिबल हैं वो आपके से डिडक्ट होंगे। ये एक्सप्रेस वे पे काम नहीं करता
अगर आप एक्सप्रेस वे से क्रॉस कर रहे हैं तो वो आपके जो फास्ट टैग में रिचार्ज होता है उससे ही वो एक्सप्रेस वे जो स्टेट रन, जो स्टेट रन एक्सप्रेस वे नहीं, जैसे हमारा आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे जो है यमुना वहाँ एक्सप्रेस पे वे ये उस चीज़ पे, एक्टिव नहीं रहती। और लखनऊ एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे भी ये काम नहीं करेगी बिकॉज दैट इज यूपी स्टेट ओन्ड एक्सप्रेस वे, और वी कैन से यूपी स्टेट बिल्ट एक्सप्रेस वे, दैट इज नॉट बिल्ट बाय NHAI, तो ये उन पे एप्लीकेबल नहीं है। और उसी तरीके से और भी जो भी एक्सप्रेसवेज हैं जो स्टेट रन है, ये उन पे भी एप्लीकेबल नहीं है। ये बस उन्हीं पे एप्लीकेबल है जो NHAI के अंडर आते हैं। जहाँ तक मुझे याद है ये अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी NHAI के अंडर ही आता है, और उसी के अंडर हम लोग के 2-3 ट्रिप्स यूटिलाइज हुए हैं। और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे आई एम नॉट टू श्योर, बट उसके भी एक आध टोल हम लोगों को NHAI के पास के अंडर ही यूज हुए थे, विच आई एम नॉट टू श्योर राइट नाउ, बट एटलीस्ट ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो है। दिस इज़ वेयर वी हैव पार्क्ड आवर व्हीकल। ये ओमकारेश्वर मंदिर से बिल्कुल 5 मिनट्स वॉकिंग पे है प्राइवेट पार्किंग। जब आप एंटर करते हैं टुवर्ड्स ओमकारेश्वर तो जो मेन रोड्स पे कई सारे आपको लोग मिलेंगे। अवॉइड स्टार्टिंग में ही किसी को बुक करना, बिकॉज बहुत फ्रॉड्स भी होते हैं यहाँ पे। फ्रॉड इन द सेंस कि वो आपको बहुत पहले पार्क करा देंगे कि हम आपको पहुँचा देंगे ये वो, और एक्चुअल में पार्किंग बहुत दूर होती है। तो सो इफ़ यू आर कमिंग विद योर ओन व्हीकल, सो आई विल सजेस्ट कि आप एंड तक आएँ जहाँ तक पुलिस की बैरिकेडिंग होती है। वहाँ पे कोई ना कोई आपको मिलेगा ज़रूर, जहाँ पे रिसीट काटते हैं वो लोग। 50 रुपीज़ की रिसीट होती है आपको यहाँ अंदर अपना व्हीकल लेकर आने की। तो जहाँ वो रिसीट काटते हैं उसके बाद अगर आपको कोई भी मिलता है तो आप डेफिनेटली उनको हायर कर सकते हैं, एंड वो आपको किसी प्राइवेट पार्किंग पर लेकर आते हैं जो कि सेफ है, मैंड होती है, पेड होती है। 200 रुपीज़ वो आपसे चार्ज करेंगे, टेक यू टू द पार्किंग। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है मंदिर, मतलब आपको हार्डली 5 मिनट्स वॉकिंग करके दोनों मंदिर, यहाँ 2 मंदिर हैं, एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मेन और उसी का एक पार्ट है ममलेश्वर जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप वो दोनों जगह देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्काई वॉक है जहाँ से आप उस तरफ जा सकते हैं। दिस इज द स्काई वॉक जहाँ से आप फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। इस तरफ मंगलेश्वर है जहाँ से हमने पार्क किया है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मिलेगा। पहले ओमकार के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद मंगलेश्वर आना चाहिए। ये अभी हम पुल से उतर के ऊपर की तरफ जाते हुए ओमकारेश्वर मंदिर के लिए 2 रास्ते हैं, एक सीधा झीला पूरा पुल है और एक थोड़ा वॉक करके है। तो डिपेंड्स आप कहाँ से आ रहे हैं। कहते हैं जहाँ ओम की धुन स्वयं हवा में गूंजती हो वहाँ शिव का दर्शन निश्चित होता है। आज हम उसी जगह पहुँच गए, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच मानधाता पर्वत पर स्थित है। ये आइलैंड ओम के शेप में नेचुरली बना हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई और नेचुरल ओम शेप आइलैंड नहीं मिलता। मानधाता द्वीप नर्मदा और कावेरी, जो कि एक छोटी सी धारा है, इसके संगम पर है। ये संगम बहुत पवित्र माना जाता है। ओमकारेश्वर का जो लिंगम है वो सेल्फ मैनिफेस्टेड है, मतलब कि स्वयंभू है।
ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग का रूप कंप्लीट करते हैं। आपको पुराणों में ये भी देखने को मिलेगा कि ओमकारेश्वर को प्रणव लिंग भी कहा गया है। प्रणव मतलब ओम। बहुत पुरानी बात है जब पर्वत भी भक्ति से पिघल जाया करते थे। विंध्य पर्वत, जो अपने गर्व और अखंड ऊंचाई के लिए जाना जाता था, एक दिन महसूस करता है कि शेषांचल और हिमालय उससे बड़े हैं। गर्व को तोड़ने और अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए वो नर्मदा के किनारे बैठकर शिव जी की तपस्या शुरू करता है। तपस्या इतनी कठिन, इतनी असाधारण कि देवलोक में भी उसकी भक्ति की गूंज पहुंच जाती है। और फिर एक दिन महादेव प्रकट होते हैं। प्रसन्न होकर शिवजी विंध्य को एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रदान करते हैं और कहते हैं, जब तक तुम लोगों की सेवा करोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इस ज्योतिर्लिंग का एक रूप यही मानधाता पर्वत पर स्थापित होता है, जो है ओमकारेश्वर, जहां धरती स्वयं ओम का रूप बन जाती है। और दूसरा रूप ये नर्मदा के उस पार ममलेश्वर महादेव, जिन्हें मूल लिंग भी कहा जाता है। तब से लेकर आज तक ये दोनों मंदिर एक ही ज्योति के दो स्वरूप माने गए हैं। एक में शक्ति, एक में शांति, और दोनों में शिव। हर मंदिर एक अलग कहानी होता है, पर ओमकारेश्वर एक एहसास है। यहाँ आकर समझ आता है कि ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि पूरी क्रिएशन की हार्ट बीट है। और आज हम दो राहगीर इस पवित्र अनुभव को आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ आने से प्रणव का अनुभव होता है, जो कि क्रिएशन की फर्स्ट साउंड कही जाती है, पहला नाद। ओमकारेश्वर को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। नर्मदा को शिव जी की बेटी माना जाता है, इसीलिए उसके किनारे की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। यहीं पर आदि शंकराचार्य ने गुरु गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किया। और इसी ओमकारेश्वर में 24 घंटे एक दिया जलता रहता है, जो कि सिंबल है एंडलेस कॉन्शियसनेस का। यहाँ का जो परिक्रमा पथ है, जो कि अप्रोक्सीमेट 7 से 8 किलोमीटर का है, इसी द्वीप के चारों तरफ, इसे बहुत पवित्र माना जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ सिर्फ इस पर्वत की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। नर्मदा यहाँ सिर्फ एक नदी नहीं है, ये महादेव के त्रिशूल से निकली शक्ति है। कहते हैं जो एक बार नर्मदा की परिक्रमा कर लेता है, उसके सारे पाप निर्मल हो जाते हैं। इस पानी में एक अजीब सी शांति है, जैसे ओम की धड़कन हो। अभी हाल ही में आपने इंद्रेश जी महाराज के मुंह से भी सुना होगा कि 100 बार गंगा स्नान का जो पुण्य होता है, वो नर्मदा के सिर्फ दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। एक बात बोलूं, हर ज्योतिर्लिंग का एक अलग वाइब होता है। महाकालेश्वर एकदम शक्ति और तांडव का रूप, पर ओमकारेश्वर ये ओम का शांत धुन जैसा फील होता है। नर्मदा की हवा, आइलैंड का स्पिरिचुअल लेआउट और बीच बीच में लोकल लोगों का बम बम भोले, लगता है जैसे भगवान शिव आज भी यहीं विराजमान है। रात के 8:30 बजते ही ओमकारेश्वर का माहौल एकदम बदल जाता है। मंदिर के अंदर सॉफ्ट दीपक जलते हैं और शिवलिंग का शयन श्रृंगार शुरू होता है। एक चादर बिछाई जाती है, चौपर और डमरू रख दिया जाता है, जैसे घर का बेटा रात को आराम करने आया हो। पंडित जी हल्की सुरीली आरती शुरू करते हैं और उस वक्त लगता है कि यहाँ के देवता सिर्फ पूजे नहीं जाते, उन्हें संभाला जाता है। शयन आरती के बाद मंदिर में एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे महादेव खुद इस रात यहीं ओमकारेश्वर में विश्राम करने आए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं ओमकारेश्वर के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब आप दोनों लिंगम ओमकारेश्वर और ममलेश्वर देख लेते हैं। एक को माना जाता है शिव का प्रकट रूप ओमकारेश्वर और दूसरे को शिव का स्थिर रूप ममलेश्वर। दोनों मिलकर ही पूरा ओमकार बनते हैं। ममलेश्वर मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही पुराना है। पत्थरों पर बने इंट्रिकेट कार्विंग्स आज भी शिव भक्ति की कहानी सुनाते हैं। मंदिर के अंदर एक अजीब सा शांत सा ऑरा है, जैसे शिव जी यहाँ कभी तपस्या करते हो। और सबसे खास, यहाँ दिया गया प्रसाद और जल अभिषेक डिवोटीज की सारी मनोकामना पूरी करता है, ऐसा पुराणों में लिखा है।
मंदिर के आसपास लोकल शॉप्स में नर्मदा के किनारे से निकले हुए काले पत्थर मिलते हैं। लोग इसे शिवलिंग का सिंबॉलिक रूप मानकर घर ले जाते हैं। यहाँ का कंकड़ शंकर कहा जाता है। ममलेश्वर में क्राउड रिलेटिवली कम होता है, इसलिए दर्शन ज्यादा शांत होते हैं। पुराने लेख बताते हैं कि यहाँ पे शिव जी का दर्शन करने से काल सर्प दोष में भी शांति मिलती है। ओमकारेश्वर में शक्ति है प्रणव की और ममलेश्वर में शांति है मूल शिव रूप की। ये दोनों मंदिर एक ही दिव्य ज्योति के दो प्रकाश हैं। नर्मदा के किनारे ये पूरा रीजन एक लिविंग एनर्जी फील्ड जैसा लगता है। आदि शंकराचार्य जी का यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करना इस जगह की स्पिरिचुअल ग्रेविटेशन को बताता है। अब हम ओमकारेश्वर ममलेश्वर के डिवाइन दर्शन करके निकल रहे हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग के लिए, घृष्णेश्वर, जो महाराष्ट्र में एलोरा केव्स के पास स्थित है। ये हमारी यात्रा नेक्स्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन होगा। तो हमारे ओमकारेश्वर के दर्शन हो गए। ओमकारेश्वर के साथ ही सामने उसके ऑपोजिट साइड पे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहां के दर्शन भी करना जरूरी होता है, तभी आपकी ओमकारेश्वर के दर्शन कंप्लीट माने जाते हैं। और अभी हम ओमकारेश्वर से निकल रहे हैं घृष्णेश्वर के लिए, जो कि है महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश में ये हमारा आखिरी दिन, और अब महाराष्ट्र में एंटर करेंगे। ट्रिप डिटेल्स हमने भी आपको शेयर की हैं। यहाँ से घृष्णेश्वर है 376 किलोमीटर्स और 7.5 घंटे अभी एटलीस्ट टाइम बता रहा है पहुँचने में। 6:15 तक पहुँचना चाहिए, बट हाँ अभी हम इसमें बीच में चार्जिंग के ब्रेक्स भी लेंगे, तो डेफिनेटली वो टाइम इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको हम डिटेल्स शेयर करते रहेंगे रिगार्डिंग चार्जिंग स्टेशंस, रिगार्डिंग कितना टाइम लग रहा है, कितनी बार हमें चार्ज करना पड़ा, क्योंकि अभी हम 71% पे हैं और 406 किलोमीटर्स की हमें रेंज दिखा रहा है। तो हमें कितनी बार चार्ज करना पड़ता है टू रीच घृष्णेश्वर सेफली एंड विदाउट एनी हैसल, हम आपसे शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग जैसे ओमकारेश्वर से पार्किंग से हम लोग निकले हैं और यहाँ से हमें 375 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि घृष्णेश्वर मंदिर है। बीच में हमें चार्जिंग के लिए भी रुकना पड़ेगा, और क्योंकि हम आ रहे थे उस समय हमें काफ़ी ज़्यादा डाउनहिल मिला, जिसके कारण हम लोग का रेंज काफ़ी बढ़ गया। गाड़ी ने बहुत ज़्यादा रीजन किया है, और मैंने जैसा बताया कि मैं L3 पे ही मैंने सेट करके रखा हुआ था, सो दैट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। अब क्योंकि आते समय काफ़ी ज़्यादा डाउनहिल था, तो मोस्ट प्रोबेबली इस समय हमें अपहिल में जाना पड़ेगा, और अब रेंज किस तरीके से कम होता है वो देखने लायक होगा आई गेस। सो लेट्स सी इस समय रेंज कितना गिरता है। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग घृष्णेश्वर मंदिर से पहले ही आज अपना स्टे ढूंढ लेंगे। बीच में हमें कहीं पे भी चार्जिंग ऑप्शंस अगर ढूंढनी पड़ेगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल के लिए तो 1 से 150 किलोमीटर तक तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। उसके बाद ही हमें कोई चार्जर ढूंढने की ज़रूरत है। वैसे मैंने प्लग एंड शेयर में ऑलरेडी एक चार्जर देख रखा है, 4 जोन का है, बट जैसा भी होगा हम जब वहाँ पहुँचेंगे और रुकेंगे तो फिर हम अपडेट कर देंगे। बट अभी की बात करें तो गाड़ी की रेंज 417 किलोमीटर बता रहा है। 152 हम चल चुके हैं और बैटरी हमारी अभी भी 71% पे है। यहाँ से तो फिलहाल डाउनहिल ही दिख रहा है, बट अब आगे जाकर के ये अपहिल में कन्वर्ट होने वाला है थोड़े टाइम के बाद, और फिर वहाँ पर किस तरीके से हमारी गाड़ी परफॉर्म करती है वो फिर देखने लायक होगा। बैटरी कंजम्पशन डाउन हिल पे थोड़ा सा रीजन मोड में आ जाती है, और अपहिल पे क्योंकि बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, तो कितना ज्यादा कंज्यूम करती है वो आपको अभी हम बता पाएंगे जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी के लिए जैसे अगर हम देखें तो गाड़ी जब
ऊपर तक आई, एज एन सॉरी ओमकारेश्वर मंदिर तक हम पहुंचे तो वहां पे 140 वाट आवर पर किलोमीटर का एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इसमें शो कर रहा था। अभी वो 143 है, तो बेसिकली अगर हम 140 पकड़े तो फिर ये एवरेज हम लोग का 535 किलोमीटर बताता है, जो कि अनरियल है टू बी वेरी प्रिसाइज। बट क्योंकि ये अपहिल डाउनहिल वाली चीज अभी फिलहाल चल रही है, तो इस समय गाड़ी जो रेंज दे रही है, वी कांट रिलाई ऑन इट ऑन अ नॉर्मल सिनेरियो। सो अभी के लिए अपन देखते हैं कि क्या रेंज इसका आता है, क्योंकि अभी नीचे जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक कंप्लीट जर्नी में फ्रॉम ओमकारेश्वर टिल कृष्णेश्वर में हमें पता चल जाएगा कि ये अभी रेंज कितना कम होता है। क्योंकि उज्जैन से जब हमने 55 किलोमीटर वाला जब टर्न लिया, जहां से 55 किलोमीटर दूर था ओमकारेश्वर, वहां से इस गाड़ी ने मतलब अगर कहा जाए तो बिल्कुल भी इसने एनर्जी कंज्यूम नहीं किया। एंड द रेंज जो दिखा रहा था उससे 20 किलोमीटर ऊपर ही दिखा रहा है फिलहाल। सो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने टर्न लिया था, इट वाज 398 किलोमीटर, करेंटली इट वाज 420 किलोमीटर। और अब जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ तो ये रेंज बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। और एक और बात, क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे तो मॉर्निंग टाइम था, इट वाज कोल्ड आउटसाइड, सो एसी वाज ऑफ। इनफैक्ट द क्लाइमेट वाज कंप्लीटली ऑफ, क्लाइमेट कंट्रोल वाज स्विच्ड ऑफ, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। तो रिक्वायरमेंट नहीं था, तो एसी का भी कंजम्पशन कम नहीं होगा। मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट वेंट हाई, लाइक द रेंज वाज वेरी हाई। बट अब क्योंकि एसी भी ऑन है और गर्मी बाहर बहुत है, सो हमें एसी अपने फुल पे चलाना पड़ेगा। एंड लेट्स सी हाउ मच कंजम्पशन वी सी नाउ व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स टुवर्ड्स कृष्णेश्वर। ओमकारेश्वर पार्किंग से निकलने के बाद का रास्ता है। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और 2 किलोमीटर में हम लोग की रेंज लगभग 50 किलोमीटर घट चुकी है, क्योंकि हमने एसी को ऑन कर लिया। सो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आपकी गाड़ी में एसी चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर चलेगा तो ये रेंज बहुत कम शो करता है, बिकॉज एसी अपने आप में एक बहुत हैवी कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग ओमकारेश्वर से निकल चुके हैं और अब 3 से 4 किलोमीटर हमने चला है। और आप देखिए कि जो 420 के आसपास जो हमारा रेंज बता रहा था इनिशियली जब हमने वहां से स्टार्ट किया, वो अब खिसक के आ चुका है 364 पे। और अगर हम कहें तो यही एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि हमारा रेंज अभी फिलहाल 364 किलोमीटर चल सकता है 70% बैटरी। और अब ये गाड़ी ऐसे ही चलने वाली है। और तो मैं रीजन लेवल L3 करके आई एम जस्ट चेकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इससे रेंज थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए। और मैं रेंज इस समय इम्प्रूव करने की फेवरेबल इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कृष्णेश्वर पहुँचने के तक जो भी हमारा चार्जिंग स्पॉट हमने चूज किया है वहाँ तक हमें अगर कोई प्रॉब्लम भी है, जैसे कि हमें लास्ट टाइम आया था कि हमने चार्जिंग 2 स्पॉट्स ऐसे थे जहाँ पे चार्जर्स हमारे काम नहीं कर रहे थे, तो उस केस के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड जस्ट फॉर दैट सेक मैं अभी L3 पे चल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी वैसे भी यहाँ पे काफ़ी पहाड़ी रास्ते हैं, घुमावदार रास्ते हैं, तो वहाँ पे बहुत स्पीड तो गाड़ी चल सकती नहीं है। तो बेटर टू यूटिलाइज द रीजन लेवल्स दैट वी हैव एंड सी हमारी हैरियर अब कितना रेंज दे सकती है। और तो दिस इज नॉट अ रेंज टेस्ट, इसमें हम बस जितना पहुंच सकते हैं, यस, हम जितनी कंफर्टेबल जर्नी अपनी कर रख सके और जहां तक हमें पहुंचना है बिना किसी दिक्कत परेशानी के हम पहुंच सके। बाकी आप रोड दे ही सकते हैं कितना ऊपर नीचे घुमावदार रोड है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी आगे जाकर के जो हम पहाड़ी रास्ते पे पहुंचेंगे तो वहां पे तो अलग ही सिनेरियो है।
होटल्स एंड रेस्टोरेंट के आपको प्लेंटी ऑफ ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। आप देखेंगे दोनों साइड रिजॉर्ट जैसे बने हुए हैं, प्लस जो टेम्पल एरिया है वहाँ पर भी छोटे छोटे शॉप्स जो आपको नॉर्मल स्नैक्स के मिल जाएंगे वहाँ पर सब अवेलेबल है। इवन वो जो थाली सिस्टम होता है, अनलिमिटेड थाली सिस्टम, वो शॉप्स वहाँ पर हैं। वी जनरली डोंट प्रेफर दैट, तो हम लोग वहाँ से निकल आए। वी हैव पैक्ड आवर स्नैक्स एंड एवरीथिंग हमारे साथ ऑलरेडी, हमें अब रुकने की ज़रूरत नहीं उसके लिए। सो वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम कि हम अपना कार में ही जो भी खाना पीना है कर सकें, उसके लिए हमें रुकने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप ऐसे ज्योतिर्लिंग वगैरह पे आते हैं या अच्छे पिलग्रिमेज पे जाते हैं, कोशिश कीजिए कि अगर हो सकता है मॉर्निंग में तो फास्टिंग रह के दर्शन कीजिए। सिर्फ पौराणिक उसमें ही नहीं आप इस पे जोर दे सकते हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आपकी स्टमक एम्प्टी रहती है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं एनर्जी वाइज। आपकी फीलिंग यहाँ वहाँ नहीं हो रही होती है। आपकी एनर्जी जो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टमक को खाली रखें। ओनली इफ पॉसिबल है, आपका कहीं मेडिकेशन का कोई इशू नहीं है। अगर आप मेडिकेशन का चक्कर है तो डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम अपना खाना खाना चाहिए, जैसा भी रेगुलर होना चाहिए। बट अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली फॉलो, क्योंकि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं ये बेसिकली एनर्जी सेंटर्स हैं। इनको अगर आप इनके बारे में पढ़ें या इनके बारे में जानें तो हम इन जगहों पर क्यों जाते हैं। शिवलिंग हमारे घर में भी होते हैं, पूजा हम अपने घर में भी करते हैं। सोसाइटी के मंदिर होते हैं हमारे यहाँ, वहाँ पूजा करते हैं, तो वो भी शिव जी ही है, वो भी पूजा कर सकते हैं। बट हम यहाँ क्यों आते हैं? तो जैसे जब हमारी बॉडी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम समझ लीजिए कि आप जैसे अपनी कार को चार्ज कर रहे हैं वो ड्रेन होने के बाद, ऐसे ही आपको अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपनी सोल रिचार्ज करने के लिए ऐसे एनर्जी सेंटर्स पे जाना चाहिए। कुछ टाइम वहां पर रुकना चाहिए ताकि आप वहां की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकें। बहुत जरूरी होता है टाइम टू टाइम अपने आप को री एनर्जाइज करते रहना, क्योंकि जो भी हम लोगों की लाइफ स्टाइल्स होती हैं वो आजकल इतनी ज़्यादा हेक्टिक और माइंड ड्रेनिंग हो चुकी है कि थोड़ा सा इस तरह का सोल रिचार्ज जरूरी होता है। प्लस आपको डिफरेंट कल्चर देखने का मौका मिलता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जब आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर, वहाँ का खाना पीना बहुत डिफरेंट होता है और एक डिफरेंट आपको अप्रोच मिलती है टुवर्ड्स पीपल एज वेल, बिकॉज हर तरह के लोग मिलते हैं आपको ऑन द जर्नी। हर तरह के लोगों से आपको डील करना होता है। सो यस, कीप विजिटिंग, कीप टूरिस्टिंग। और हाँ, सबसे मेन चीज, अपने सनातन धर्म के जितने भी एनर्जी पॉइंट्स हैं उनको आपको लाइफ में एक बार तो एटलीस्ट विजिट जरूर करना चाहिए, बिकॉज आपको काफी चीजें पता चलती हैं जो शायद आपको कभी नहीं पता होंगी। और अपने बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में आपको चीजें जानने का मौका मिलेगा जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं, लोगों से मिलते हैं। कई सारी साइंटिफिक चीजें होती हैं जो लोग शायद इन चीजों में ना मानते हो, स्पिरिचुअलिटी में ना मानते हो। अगर आप इसको साइंटिफिकली भी देखेंगे तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अनआंसर्ड है अभी भी बहुत साइंटिस्ट के द्वारा, जो यहाँ पे आते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज फिजिक्स अलाउ नहीं करता काफी चीजें जो यहाँ मंदिरों में होती हैं या मंदिरों के आसपास होती है। हर मंदिर से रिलेटेड जो हमें पता होगा वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बाकी हाँ, आते रहिए, घूमिए, अपने देश में घूमिए जितना पॉसिबल है। बाहर तो घूम ही सकते हैं, बट अपने देश में भी कोशिश कीजिए घूमें, सारी जगह एक्सप्लोर करें। फैमिली के साथ आए, फैमिली को एक्सप्लोर करवाएं, बिकॉज ड्यूरिंग द जर्नी आपकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो जाती है। ऐसी जगहों पे आप आते हैं, अच्छा फील होता है। थोड़ा रूटीन लाइफ चेंज हो जाती है, रूटीन लाइफ से बहुत इंसान बोर हो जाता है, वही एक कारण होता है बोर्डम क्रिएट होने का एंड देन इमोशंस पाइल अप होने का। ऐसी जगहों पे आप आते हैं, आप ये नोटिस करेंगे हर ज्योतिर्लिंग के आसपास एक वाटर बॉडी जरूर होती है। यहाँ पे नर्मदा नदी थी, उज्जैन में शिप्रा नदी थी, अभी जहाँ हम कृष्णेश्वर जा रहे हैं वहाँ गोदावरी है। तो हर जगह एक वाटर बॉडी होती है, उसका एक रीजन होता है।
बिकॉज वाटर जो होता है वो डायरेक्टली आपके इमोशंस को काम डाउन करता है। कभी आपको अगर बहुत एंजाइटी हो रही हो, बहुत आपको रेस्टलेसनेस हो रही हो, नींद नहीं आ रही हो, तो आप अपने घर में अगर सिर्फ रेन का साउंड भी लगा देंगे या किसी रिवर का साउंड लगा देंगे तो आप नोटिस करेंगे आपकी बॉडी बहुत जल्दी काम डाउन हो जाती है। ये सिर्फ साउंड के इफेक्ट्स हैं। सोचिए अगर आप ऐसी वाटर बॉडी के आसपास हैं तो आपकी बॉडी कितना जल्दी काम और रेस्ट में आती है, प्लस आपका माइंड रेस्ट में आता है। बहुत सारे इमोशंस आपके जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं एक तरफ, जो है वहाँ की सेरेनिटी, नेचर। तो आप बाकी सारी अपनी टेंशंस, इश्यूज साइड में रख देते हैं जस्ट बिकॉज आप वहाँ पे नेचर एंजॉय कर रहे हो। तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन शट डाउन खुद में होता है। तो ऐसी जगहों पर जाइए, वाटर बॉडीज के पास बैठिए, एनर्जी सेंटर्स में बैठिए और खुद को रिचार्ज कीजिए। हम अभी ओमकारेश्वर से निकले थे और कृष्णेश्वर के रास्ते में हम अभी अपनी ईवी चार्ज कर रहे हैं। सो राइट नाउ वी आर इन देवला, मध्य प्रदेश, चार्जिंग आर ईवी। हमारी बैटरी वैसे ऑलमोस्ट 50 के ऊपर ही थी, बट सेफ साइड, जहाँ चार्जर मिलता जाए चार्ज करते जाइए। और इतने लंबे रूट पे एक आध ब्रेक्स तो हम वैसे भी लेते ही हैं। सो हमने लंच नहीं किया था, तो दिस वॉज आवर लंच ब्रेक। जितनी देर में हमने लंच किया और उतनी देर में हमारी कार चार्ज हो जाएगी। देखते हैं, ज़रूरी नहीं है 100% करना है, 70-80% करके भी हम निकल सकते हैं। लेट्स सी कितने पे निकलते हैं। सो फार नो हैसल, ईजिली आ रहे हैं, कोई चार्जिंग का ऐसा कोई इशू नहीं आया अभी तक। इनिशियली हाँ, ये चार्ज जोन पे पावर नहीं थी, तो देयर वाज नो कनेक्शन अवेलेबल। बट देन जब तक हम ऑर्डर वगैरह देकर आए, लाइट आ गई थी। एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं हर चार्ज जोन पे, आपको चार्जिंग स्टेशन पे आपको नंबर्स मिलेंगे जहाँ पे आप कांटेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व करना है, एंड देन दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। सो माय हस्बैंड कॉल्ड एंड दे गाइडेड कि अभी लाइट नहीं है इसलिए नहीं चल रहा है। लाइट के आते ही it was again functional, and as you can see now it's charging, and not even one, now we have 2 cars charging at the same time at the same station. So someone else's EV, and now our car is 79% charged, as you can see. फास्ट है चार्जर। This is a fast charger. जितने मिनट में दिखा रहे हैं ना कितना कर लिया इसने। तो हमने टोटल 84% तक चार्ज कर लिया है। अब होपफुली हमें कृष्णेश्वर तक पहुंच या फिर उससे पहले जहां भी हम स्टे करने वाले हैं वहां तक हम इजीली पहुंच जाएंगे। एंड देन वी कैन लुक फॉर चार्जर वहां पे जो भी। यहाँ चार्ज जोन में हमने 32 यूनिट्स टोटल चार्ज किए, और इसका जो भी अमाउंट आता है वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक गाड़ी और लगी हुई है। इट इज़ वेरी फास्ट चार्जर। हमने लगभग 82% 42% के आसपास चार्ज किया है, विच इज़ एग्जैक्टली यूनिट अगर बताएं तो 32 यूनिट्स, और हमें आधे घंटे से भी कम टाइम लगा। सो इट वॉज अ क्विक चार्ज। हम भी चार्ज अप हैं, एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू आवर डेस्टिनेशन। We'll stay somewhere nearby कृष्णेश्वर, and then कल मॉर्निंग मंडे शिव जी का बुलावा। अब वो चाहता है सोमवार को ही हम दर्शन करें, तो सोमवार को ही करेंगे। राह में और भी कहानियां, और भी दर्शन, और हम दोनों राहगीरों का सफर अभी बाकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर नर्मदे, हर हर महादेव।